दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल फिजिक्स फोरम फॉर IT JEE एंड AIPMT। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ 12th क्लास 12वीं क्लास का एक टॉपिक, पहला टॉपिक कह सकते हो इसको आप। ये है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। ये ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, जैसे इसका नाम है ऑप्टिक्स मतलब लाइट, हमें लाइट की बात करनी है। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में हमें मेनली लाइट के फंडामेंटल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करनी होती है। हमें इस बात में कोई इंटरेस्ट नहीं होता कि लाइट एक्चुअली है क्या। जैसे बहुत बार आपको दिमाग में आता होगा ये कि लाइट एक्चुअली क्या है, लाइट वेव नेचर है, पार्टिकल नेचर है या क्या है ना। लेकिन इस टॉपिक में हम लाइट के सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल बिहेवियर के बारे में बात करते हैं, ठीक है। जैसे कि लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है जब तक कि लाइट को कोई ऑब्स्टेकल इनकाउंटर ना हो, ठीक है। जब तक रास्ते में, जब तक लाइट के प्रोपगेशन के रास्ते में कोई बाधा उत्पन्न ना हो जाए, तब तक लाइट जो होती है वो एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। ये लाइट का मोस्ट फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, ठीक है। आप सब लोग जानते हैं लाइट की स्पीड सबसे अधिक मानी गई है। लाइट की स्पीड सबसे अधिक मानी गई है। कितनी मानी गई है? लाइट की स्पीड मानी गई है c। लाइट की स्पीड को सिंबल लिखते हैं हम लोग स्मॉल c, और वैल्यू कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये लाइट की होती है स्पीड। मतलब आप सोच सकते हैं कि सिर्फ एक सेकेंड के अंतराल में ये 3 × 10⁸ मीटर जा रही है। इसका मतलब 3 × 10⁻, अगर मैं 5 कह दूं तो आप इसे किलोमीटर पर सेकेंड कह सकते हैं। आप ये भी कह सकते हैं कि देखिए 3 × 10⁵ 1 2 3 4 5 किलोमीटर पर सेकेंड। मतलब लाइट के रफ्तार को आप इमेजिन कीजिए कि 3 लाख किलोमीटर्स पर सेकेंड, हर एक सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर लाइट ट्रेवल करती है। तो ऑब्वियसली आप समझ सकते हैं हमारे सोच से ये कितने परे है, ये कितनी तेज चलती है, ठीक है ना। हमें इस टॉपिक में लाइट के प्रोपेगेशन की ही मेनली बात करनी है, ठीक है। तो लाइट के प्रोपेगेशन के, लाइट के फंडामेंटल बिहेवियर में दो बातें महत्वपूर्ण हैं। एक है रिफ्लेक्शन और दूसरा हमारा है रिफ्रैक्शन, ठीक है। तो हम लोग पहले स्टार्ट करते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से। चलिए स्टार्ट करें। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में बात करें हम लोग, तो लाइट के रिफ्लेक्शन की बात करें। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की बात करें, ठीक है। मतलब लाइट जब भी किसी सरफेस पे गिरेगी, लाइट जब भी मूव करते हुए किसी भी सरफेस पे गिरेगी, है ना, तो लाइट हमारा यहां से गिर करके यूं हो जाएंगी रिफ्लेक्ट, वापस आ जाएंगी। इस प्रॉपर्टी की आपको बात करनी है, ठीक है ना। लाइट सरफेस को टकराई और अपने रास्ते में बदलाव कर दी, इसी प्रॉपर्टी को आप रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहेंगे, ठीक है। ये तो आपका हुआ रेगुलर रिफ्लेक्शन। ये जो हमारा रिफ्लेक्शन में दिखाया आपको, ये हमारा है रिफ्लेक्शन तो है ही, लेकिन इस रिफ्लेक्शन के साथ एक टर्म आप जोड़ देंगे और कहेंगे ये हमारा है रेगुलर रिफ्लेक्शन, ठीक है। जैसे कि रिफ्लेक्शन फ्रॉम ए मिरर, रिफ्लेक्शन फ्रॉम एनी स्मूथ सरफेस, ठीक है। आगे हम बोले दूसरा, आप कह सकते हो कि देखें अगर लाइट ऐसा सरफेस पे इनकाउंटर ना हो, अगर लाइट को कोई अनइवन टाइप का सरफेस इनकाउंटर हो, ठीक है, तो लाइट को जब कोई अनइवन टाइप का सरफेस पे इनकाउंटर होगा, तो आप देख सकते हैं कि अगर इस जगह पे लाइट अगर गिरेगी तो लाइट यहाँ से यूं निकल जाएगी, है ना। ये हुआ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, राइट ना। लेकिन सोचिए लाइट हमारा सिर्फ यहीं पे थोड़ी गिर सकती है, इस सरफेस में बहुत सारे पॉइंट है ना। तो अब सोचिए कि मान लो अगर मैं ये वाला पॉइंट लेके देखूं, तो ये वाला पॉइंट का आप नॉर्मल अगर ड्रॉ करेंगे तो कुछ यूं बनेगा नॉर्मल, है ना। और देखिए मैं इस पॉइंट पे इस पहले वाली रे के एग्जैक्ट पैरेलल अगर एक और रे लूं ऐसा, है ना, तो आप देखेंगे ये दो और ये रे दोनों हमारी कैसी हैं? एग्जैक्ट पैरेलल है। बट स्टिल जब यहां से रिफ्लेक्शन होगी तो आप पाएंगे कि रिफ्लेक्शन के बाद लाइट हमारी यूं निकल गई, है ना।
तो यहां देखा आपने कि दो रे जो एक दूसरे के पैरेलल गिरी है ना, फिर भी लाइट जो निकली है वो पैरेलल नहीं है ना, ठीक है। जबकि यहां देखिए आप, अगर मैं ये सरफेस लिया और ये रे लिया है ना, अगर इसी सरफेस को मैं थोड़ा एक्सटेंड कर दूं और कहूं इसी सरफेस का आप एक और पॉइंट चूज करें, जिस पॉइंट पे एक और रे का चुनाव करें आप, दूसरी रे जो पहले वाली रे की आ रही हो पैरेलल, ठीक है। तो आप देखेंगे कि जब ये लाइट यहां से रिफ्लेक्ट होंगी तो ये पहले वाले ओरिजिनेटेड रिफ्लेक्टेड रे के एग्जैक्टली पैरेलल होंगी। मतलब इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे दोनों ही रे का नेचर आप देखेंगे तो बिल्कुल एक जैसा पाएंगे, है ना। तो इस तरह के रिफ्लेक्शन का नाम हो गया रेगुलर रिफ्लेक्शन, और इस तरह के रिफ्लेक्शन का नाम हो गया आपका, इसका क्या नाम कहेंगे आप, ये कहेंगे डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, ठीक है। ये हमारा हो गया डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। इस डिफ्यूज रिफ्लेक्शन में इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे का नेचर आप सेम नहीं पाएंगे, है ना। जब रेगुलर रिफ्लेक्शन को तो क्या देखेंगे आप, इंसिडेंट रे अगर पैरेलल थी तो रिफ्लेक्टेड रे भी पैरेलल है, जबकि डिफ्यूज रिफ्लेक्शन में इंसिडेंट रे के पैरेलल होने के बावजूद भी रिफ्लेक्टेड रेस पैरेलल नहीं है ना। तो रेगुलर रिफ्लेक्शन और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन समझ गए आप लोग। रेगुलर रिफ्लेक्शन तब कहेंगे आप जब कोई रे किसी मिरर वगैरह पे आके गिरती हो, स्मूथ सरफेस पे आके गिरती हो, जबकि ये कैसा रिफ्लेक्शन है, ये रेगुलर रिफ्लेक्शन नहीं है, ये कोई डिफ्यूज रिफ्लेक्शन है। ये कब होगा, जब कोई भी अनइवन सरफेस पे लाइट गिरेगी और वहां से रिफ्लेक्ट होगी। जैसे कि हमारे बॉडी पे लाइट गिरेगी, हमारे दीवार पे लाइट गिरेगी, आपके बुक्स कॉपी पे लाइट गिरेगी, तो आप महसूस कर सकते हैं कि दीवार की सरफेस या आपके बुक की सरफेस या पेपर की सरफेस परफेक्टली मिरर जैसा स्मूथ नहीं होता है ना। इसलिए रिफ्लेक्शन के बाद लाइट का नेचर बदल जाता है, ठीक है। आप देखा मैंने सरफेस मैंने कर्व लिया, ये दोनों पॉइंट के ड्रॉ किए गए नॉर्मल एक दूसरे के पैरेलल नहीं है, जबकि इस वाले डायग्राम में आप देखेंगे कि अगर इन दोनों पॉइंट पे नॉर्मल बनाया जाए तो ये दो नॉर्मल एक दूसरे के पैरेलल होती हैं, ठीक है। तो ये हुई बात किसकी, रिफ्लेक्शन की। तो ये रिफ्लेक्शन में या ये रिफ्लेक्शन में आप महसूस करते होंगे कि लाइट जिस पॉइंट पे गिरता है उस वाले पॉइंट के नॉर्मल के रेस्पेक्ट में ही रिफ्लेक्ट होता है ना। इसका मतलब चाहे इस तरह का रिफ्लेक्शन हो या उस तरह का रिफ्लेक्शन हो, रिफ्लेक्शन चाहे जैसा भी हो, रिफ्लेक्शन के दौरान लाइट कुछ सर्टेन रूल्स को हमेशा फॉलो करेंगी, है ना। तो देखा जाए वो रूल्स कौन सी हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स देखते हैं अब कि रिफ्लेक्शन के दौरान लाइट जो है किस रूल्स को फॉलो करती है, ठीक है। तो लाइट रिफ्लेक्शन के दौरान जिस रूल को फॉलो करेंगी, जिस रूल्स को फॉलो करेंगी, उन्हें आप कहेंगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है क्या, देखें हम लोग। सबसे पहला रूल क्या कहेंगे आप, सबसे पहला रूल क्या कहेंगे आप कि लाइट इफ रिफ्लेक्ट्स फ्रॉम ए सरफेस, लाइट जब भी किसी सरफेस पे रिफ्लेक्ट होगी, है ना, देन इंसिडेंट रे, इसको मैंने कह दिया आई, रिफ्लेक्टेड रे इसको मैंने बोल दिया आर, ठीक है। इंसिडेंट रे जिस डायरेक्शन से रे आ रही है, दूसरा हमारा है रिफ्लेक्टेड रे, एंड नॉर्मल टू द सरफेस, उस सरफेस का नॉर्मल, ठीक है। ऑलवेज फॉर्म ए कॉमन प्लेन, ठीक है। जब भी आप कहेंगे कि लाइट की सरफेस पे गिरेगी तो तीन लाइन, कौन कौन सी लाइन हुई, इंसिडेंट रे हो गई जिसका नाम दिया हमने आई, रिफ्लेक्टेड रे हो गई, ये हो गया आर, और एक हमारा क्या हुआ नॉर्मल, है ना।
चलिए नॉर्मल को मैंने नाम दे दिया कैपिटल एन, ठीक है। तो आप कहेंगे आई, आर और एन, ये तीन तरह की लाइन ड्रॉ करेंगे आप, और आप कहेंगे ये तीनों लाइन हमेशा एक ही प्लेन में एग्जिस्ट करेंगी। जैसे कि मैं अगर दिखाऊं आपको, यूं समझे आप कि ये एक सरफेस है, ये एक सरफेस है, इस सरफेस पे ये हमने ड्रॉ किया नॉर्मल, ये सरफेस पे ड्रॉ किया हमने नॉर्मल, ठीक है। अब कहेंगे कि लाइट अगर आपका इस तरह से आया, लाइट अगर आपका इस तरह से आया है ना, लाइट अगर आपका इस तरह से आया है ना, तो लाइट जब रिफ्लेक्ट होंगी तब देख सकते हैं कि लाइट का इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में एक खास एंगल है, कोई एक सर्टेन एंगल है ना, और इन दोनों से बनने वाला एक खास प्लेन होगा, यू में बनेगा एक प्लेन, है ना। तो हमेशा रिफ्लेक्टेड रे को आप इसी प्लेन में ही रखेंगे ऐसे, ठीक है। आप ये नहीं बोल सकते कि रिफ्लेक्टेड का प्लेन ऐसे होगा या ऐसे होगा, नहीं, ये गलत हो जाएगा आपका। रिफ्लेक्टेड रे हमेशा कैसा होना चाहिए, इंसिडेंट रे, नॉर्मल, इन दोनों से मिलके जो प्लेन बनेगा उसी प्लेन में ही आपका रिफ्लेक्टेड रे यूं एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। यही हमारा कहता है रिफ्लेक्शन का फर्स्ट बेसिक रूल, ठीक है। अब आए रिफ्लेक्शन के दूसरे रूल पर, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन का सेकंड रूल क्या है, ठीक। सेकंड रूल कहता क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसको आप कह दें स्मॉल आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस स्मॉल आई। अब बात है एंगल ऑफ इंसिडेंस है क्या, है, तो आप कहेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस दो लाइंस के बीच की एंगल है, और वो दोनों लाइंस कौन सी है, एक आपका इंसिडेंट रे हो गया और दूसरा आपका हो गया नॉर्मल। कहेंगे इंसिडेंट रे जो नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाएगी वही हमारा है एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। दैट इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, अब एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहेंगे आप, तो कहेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज अगेन द एंगल बिटवीन टू लाइंस, बट दोज टू लाइंस आर द रिफ्लेक्टेड रे आर एंड द नॉर्मल एन, ठीक है। तो कहेंगे इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का एंगल, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इसे मैंने कह दिया स्मॉल आर। आप कहेंगे ये दो एंगल हमेशा एक दूसरे के बराबर होंगी, ठीक है। यही आपके दो फंडामेंटल रूल्स हैं रिफ्लेक्शन के लॉ, ठीक है ना। जब भी लाइट किसी भी सरफेस पे गिरेगी, किसी तरह के सरफेस पे गिरेगी, जिस पॉइंट पे गिरेगी आप उस पॉइंट पे उस सरफेस का एक नॉर्मल ड्रॉ करें, ठीक है। और नॉर्मल ड्रॉ करने के बाद इन दोनों रूल्स के अकॉर्डिंग अपना डायग्राम बनाया करें, ठीक है। जैसे कि दिखाता हूं मैं आपको, इमेजिन कीजिए कि ये अगर कोई सरफेस है, अगर ये कोई सरफेस है, ये कोई प्लेन लेयर हो सकता है या और भी कोई स्मूथ सरफेस आप मान लें, ये हमारा एक सरफेस हो गया। आपने कहा कि चलिए इस सरफेस का ये मैंने ड्रॉ कर दिया एक नॉर्मल, ठीक है। अगर कोई रे ऑफ लाइट इस सरफेस पे यूं आके गिरेगी, है ना, तो ये हो गया आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, ठीक है। और यहां से जब रे यहां से बाहर निकलेंगी ऐसे रिफ्लेक्शन के बाद, तो ये कहेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर, ठीक है। ये हमने कहा था कैपिटल आई, इसे हमने कहा था कैपिटल आर, इसे हमने कहा था एन, ठीक है। और चलिए इस पॉइंट पे रे गिर रहा है उसे मैंने ओ मान लिया, है ना। तो रूल क्या था, फर्स्ट रूल, ये लाइन और ये लाइन हमेशा एक ही प्लेन में एग्जिस्ट करेगा। आप देख सकते हैं बोर्ड हमारा एक प्लेन है और इसी बोर्ड पे मैंने तीनों लाइन ड्रॉ करी, इसका मतलब सेम प्लेन में आ गए, ठीक है ना, सेम प्लेन में आ गए तीनों, ठीक है। अब देखें आप, तो आप कह सकते हैं इस आई और इस आर, चूंकि रे है, रे ऑफ लाइट है ना, ठीक है। तो दो लाइंस के बीच का एंगल के लिए आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, जो सबसे छोटा एंगल दिखे हमेशा आप वो एंगल चूज कर लिया करें, है ना।
दो लाइंस के बीच का जब भी आपको एंगल बताना हो तो दो लाइंस में सबसे स्मॉलेस्ट एंगल जो दिखे आपको वो सिंपल चूज कर लें, राइट ना। लेकिन अगर मैं इस आई को एक रे न मान करके अगर मान लो इसको मैं एक यूनिट वेक्टर, क्या मान लिया मैंने इसको, यूनिट वेक्टर, मतलब एक वेक्टर के जैसा ये डायरेक्शन ले लिया मैंने और इसी डायरेक्शन में मैग्नीट्यूड 1 मान लिया मैंने। उसी तरह से मैंने यहां मान लिया आर कैप। आर कैप क्या हो गया, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे। ये हमारा हो गया एन कैप। ये क्या हो गया, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल टू द सरफेस। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इस डायग्राम में अब हमारे पास 3 यूनिट वेक्टर हो गए, एक आई कैप, दूसरा आर कैप और तीसरा आपके पास है एन कैप। जहां आप कहेंगे कि आपने इस एंगल को आई लिया है, इस एंगल को आपने आर लिया है ना, और रूल्स के मुताबिक आई और आर एक दूसरे के बराबर है। चलिए मैंने इसको मान लिया एंगल थीटा। ठीक है, तो अब देखें इन्हीं डायग्राम के अकॉर्डिंग रिफ्लेक्शन के रूल्स के अकॉर्डिंग ही अगर हम ये इमेजिन करें कि क्या इन चीजों को हम वेक्टर के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्या देखा जाए तो अगर मैं कहूं वेक्टर रिप्रेजेंटेशन इस डायग्राम में अगर आप कहना चाहें तो कैसे कहेंगे, जैसे पहला फर्स्ट गौर कीजिएगा, आपने देखा ये आई कैप, आर कैप और एन कैप, ये 3 यूनिट वेक्टर एक ही प्लेन में एग्जिस्ट कर रहे हैं, है ना। और अगर ये एक ही प्लेन में एग्जिस्ट कर रहे हैं तो आप सब लोग अगर वेक्टर पढ़ चुके हैं तो जानते होंगे कि 3 वेक्टर्स अगर एक ही प्लेन में एग्जिस्ट करते हैं तो एक खास रूल को फॉलो करते हैं, है ना। और रूल्स क्या होता है कि आप इनमें से किसी भी दो को चाहे आई, आर या एन, उनका आप कर ले क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, और तीसरे के साथ कर दें इसका डॉट प्रोडक्ट, है ना। तो हर बार ये रिजल्ट 0 ही आएगा अगर ये वेक्टर एक ही प्लेन में एग्जिस्ट करता है तो। ठीक है ना, फिर से बोलता हूं मैं, अगर आपके पास कोई भी 3 वेक्टर हो ए बी सी, ठीक है, इन तीनों में से किसी भी दो को आप क्रॉस कर दें, तीसरे के साथ डॉट कर दें, अगर वो रिजल्ट 0 आ गया तो इससे साबित हो गया कि आपके वो तीनों वेक्टर एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं। इसका मतलब ऐसा लिख करके हम लोगों ने इस बात को रिप्रेजेंट किया कि ये तीनों लाइन एक प्लेन में आ रहे हैं, सिंगल प्लेन में आ रहे हैं, मतलब रिफ्लेक्शन के पहले नियम को हमने रिप्रेजेंट किया। ठीक है, अब आते हैं दूसरा एक पॉइंट पे, गौर कीजिएगा। दूसरे पॉइंट पे अगर गौर करेंगे तो कहेंगे देखिए ये आई कैप है ना, ये एन कैप है ना, और ये आर कैप, 3 वेक्टर है। ठीक है, जैसे कि अगर मैं आपको दिखाऊं तो यूं कह सकते हैं कि आपके 2 वेक्टर अगर यूं हैं, ये वेक्टर का हेड है, ये वेक्टर का टेल है, ये वेक्टर का हेड है, ये वेक्टर का टेल है ना। वेक्टर्स को अगर आप अरेंज करेंगे तो कैसे अरेंज कर सकते हैं, दोनों के टेल को ज्वाइन कर सकते हैं आप, दोनों के हेड को ज्वाइन कर सकते हैं आप, है ना, या फिर एक का हेड एक का टेल ज्वाइन कर सकते हैं आप, है ना। लेकिन ध्यान रखें 2 वेक्टर्स के बीच में एंगल आप तभी नाप सकते हैं जब दोनों वेक्टर एक दूसरे से हेड टू हेड या टेल टू टेल ज्वाइंट हो, है ना। वेक्टर्स के बीच में एंगल नापने का यही तरीका है। वेक्टर्स के बीच में एंगल आप तभी नापेंगे जब क्या हो, आइदर दोनों के टेल जुड़े हों या दोनों के हेड जुड़े हों, है ना। जब भी आप किसी इस परिस्थिति का सामना करें तो डायरेक्ट एंगल कभी नहीं नापें आप इस वेक्टर्स को इस तरह से स्लाइड कराएं ताकि इन दोनों का टेल टू टेल या हेड टू हेड जुड़ जाए, और अब इस तरह आने के बाद ये एंगल हमेशा नापा जाएगा। ठीक है, तो इसी रूल को फॉलो करते हुए अगर मैं आई और एन इसके बीच का एंगल नापना चाहूं इस डायग्राम के अनुसार, ठीक है, तो क्या आप कहेंगे कि आई और एन के बीच का एंगल आई है, कहेंगे क्या? बिल्कुल नहीं कहेंगे। आप देख रहे होंगे ये वाला वेक्टर का ये टेल है, लेकिन इस वेक्टर के लिए तो हेड हो गया ना, तो एंगल ऐसा अभी हम लोग नहीं नाप सकते। ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग,
इसमें से इस लाइन को थोड़ा सा आगे एक्सटेंड कर देंगे, है ना। और आगे एक्सटेंड करने के बाद अब हम कहेंगे कि ये एंगल नापना बिल्कुल सही नहीं था, अभी हम ये वाला एंगल नापेंगे, ठीक है। तो अब बताएं ये वाला एंगल कितना दिख रहा है आपको, बताएं बताएं। अगर इस एंगल को आपने थीटा मान लिया है, थीटा मान लिया है, तो फिर ये वाला एंगल कितना होना चाहिए बताइए आप कहेंगे ये होना चाहिए पाई माइनस थीटा, ये पूरा एंगल होना चाहिए पाई माइनस थीटा, ठीक है। तो बताइए एन कैप और आई कैप के बीच में कितना एंगल आया, आपका एंगल आया पाई माइनस थीटा। अब एन कैप और आर कैप में देखें आप, एन कैप का टेल यहां पे है, आर कैप का टेल यहां पे है, तो अभी इन दोनों वेक्टर का टेल टू टेल ज्वाइंट है, और अगर ये टेल टू टेल ज्वाइंट है इसका मतलब अभी आप इसमें एंगल नाप सकते हैं, और जिसको आपने जो माना था बिल्कुल वही एंगल ले यहाँ पे थीटा, ठीक है। तो इस सेकेंड रूल में मैं लिख रहा हूं, गौर कीजिएगा, मैं लिख रहा हूं आई कैप डॉट एन कैप प्लस एन कैप डॉट आर कैप इज इक्वल टू 0। देखें गौर करता है कि नहीं, सो गौर करें, आई कैप ये है, डॉट एन कैप ये है। अगर मैं आपसे पूछूं कि इसका रिजल्ट क्या आएगा, तो ए डॉट बी का फॉर्मूला क्या होता है बताइए। ए वेक्टर और बी वेक्टर अगर एक दूसरे के साथ स्केलर प्रोडक्ट में लेके आए तो उनका रिजल्ट क्या होता है, इट यूज टू बी ए बी कॉस थीटा। सो ए is magnitude of first vector, that is 1 over there. B is the magnitude of second vector, again it is 1. And theta, if the angle between A vector and B vector, then we say vectors A and B result to be scalar product, that is equal to A B cos theta. लेकिन अब बताएं आपका इन दोनों वेक्टर्स के बीच में कितना एंगल था बताइए, पाई माइनस थीटा। तो अगर इन दोनों के बीच का एंगल था पाई माइनस थीटा, तो आप क्या कहेंगे 1 इंटू कॉस पाई माइनस थीटा, जिसका रिजल्ट क्या आ गया बताइए, आपका रिजल्ट आ गया 1 इंटू कॉस पाई माइनस थीटा, दैट इज इक्वल टू कॉस पाई माइनस थीटा। कॉस पाई माइनस थीटा ये आ गया आपका सेकेंड क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, तो इसका रिजल्ट आपका आ गया माइनस कॉस थीटा, ठीक है। अब आए एन कैप डॉट आर कैप, एन कैप ये है, आर कैप ये है, तो एन कैप डॉट आर कैप में क्या होगा, तो कहेंगे फिर कहेंगे 1 ए बी कॉस थीटा, 1 इंटू कॉस थीटा, तो ये आपका आ गया कॉस थीटा। ये कितना आपका आया था माइनस कॉस थीटा, ये कितना आया है कॉस थीटा, दोनों को ऐड करें क्या आ रहा है आपका रिजल्ट, आ रहा है आपका 0 ना। सो ये भी सही हो गया। तो आप कह सकते हैं ये दोनों पॉइंट वेक्टर के लॉ को रिप्रेजेंट करते हैं। फर्स्ट vector representation of first law and the second is vector representation of second law, ठीक है। लेकिन इन सब के अलावे भी हम कुछ बातें बोल सकते हैं, यहां गौर कीजिएगा। तीसरा पॉइंट आप देख सकते हैं, जैसे कि मैं लिखूं आर कैप इज इक्वल टू आई कैप माइनस 2 आई कैप डॉट एन कैप इंटू एन कैप, ठीक है। आर कैप इज इक्वल टू आई कैप माइनस 2 आई कैप डॉट एन कैप, ठीक है ना। अब ये कैसे आएगा है देखते हैं। अगर मैं कहूं कि इस डायग्राम को थोड़ा सा मॉडिफाई करके अगर मैं एंगल्स के बारे में अलग अलग ना बोल करके अगर मैं डायरेक्ट बोलूं ये एंगल थीटा और ये एंगल थीटा, ठीक है। आप वेक्टर्स वगैरह में एक्स एक्सिस के डायरेक्शन को ऐसे लिखते हैं, वाई के डायरेक्शन को ऐसे लिखते हैं, है ना। तो अभी आप मुझे बताएं कि इस डायग्राम में अगर मैं चाहूं कि इसको और इसको इसमें अगर तोड़ दूं, है ना। आप जानते हैं ना कि एक्स के डायरेक्शन को आप लिखते हैं आई कैप, वाई डायरेक्शन को आप लिखते हो जे कैप। तो आपको बिल्कुल दिख रहा होगा कि एन कैप जे कैप के पैरेलल है, इसका मतलब एन कैप इज क्या है, ये आपका है जे कैप, ठीक है ना। वैसे ही आप कहना चाहें अगर कि आई कैप क्या है,
तो आई कैप क्या कहेंगे आप? कहेंगे देखिए ये हमारा आई कैप क्या है, ये यूनिट वेक्टर, कितना इसका मैग्नीट्यूड है? तो आप कहेंगे इसका मैग्नीट्यूड 1 है। तो अगर इसका मैग्नीट्यूड 1 है तो बताएं इसका अगर मैं इस तरफ कंपोनेंट लूं तो क्या बनेगा? 1 cos थीटा। किस तरफ आया? इस y डायरेक्शन के अपोजिट आया है ना। तो क्या कहेंगे आप? माइनस जे कैप इंटू cos थीटा, राइट ना। उसी तरह से इसका अगर ये 1 cos थीटा है तो इसका इधर क्या होना चाहिए? 1 sin थीटा होना चाहिए। तो अगर ये 1 sin थीटा होगा तो डायरेक्शन किस तरफ आ रहा है बताएं? x के पैरेलल आ रहा है, x के सेम डायरेक्शन में आ रहा है। इसका मतलब होना चाहिए प्लस आई कैप और साइन थीटा, राइट ना। ठीक है। वैसे मैं कहूं अगर आर कैप के बारे में आप सोचें, आर कैप के बारे में सोचें, आर कैप के बारे में सोचें, फिर से आप कहेंगे मैग्नीट्यूड 1। तो बताइए इस वेक्टर का अगर मैं y की तरफ कंपोनेंट करूं तो क्या कहेंगे आप? 1 cos थीटा कहेंगे ना। तो किधर आए? y के सेम डायरेक्शन में आया। इसका मतलब ये है प्लस जे कैप के साथ क्या आ रहा है आपका? cos थीटा आ रहा है ना। और इस तरफ क्या आ रहा है? तो आप कहेंगे फिर से आ रहा है आई कैप और ये आ रहा है साइन थीटा। ठीक है, समझे आप लोग? तो इन तीनों को मैं स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर आई कैप जे कैप में तोड़ दिया। अब आप गौर करें तो इसके अकॉर्डिंग फिट करने की कोशिश करें। बताएं आई कैप डॉट एन कैप, आई कैप को अगर एन कैप के साथ डॉट किया जाए तो रिजल्ट क्या आएगा? डॉट करें आप तो कहेंगे ना आई के साथ जे का डॉट प्रोडक्ट तो 0 हो जाता है, लेकिन जे का जे के साथ 1 होता है। इसका मतलब ये फैक्टर और ये फैक्टर मल्टीप्लाई होगा तो क्या मिलेगा आपको? आपको मिलेगा माइनस cos थीटा, है ना। और ये हुआ आपका माइनस cos थीटा, है ना। ठीक है, तो ये क्या हो गया? माइनस और फिर माइनस, तो क्या हो गया आपका? प्लस हो गया। तो आपका हो गया प्लस 2 cos थीटा। ये क्या बन गया आपका? प्लस 2 cos थीटा के साथ ये क्या बन गया? जे कैप। तो प्लस 2 cos थीटा जे कैप। तो अगर मैं आई कैप के साथ इस आई कैप के साथ यहां ऐड कर दूं, है ना, यहाँ ये आपका ये पूरा टर्म प्लस हो गया था ना, तो यहां आप प्लस कर दें और लिख दें 2 cos थीटा जे कैप। तो प्लस 2 cos थीटा जे कैप लिखेंगे आप। तो प्लस 2 cos थीटा जे कैप और माइनस जे कैप cos थीटा बन गया प्लस cos थीटा जे कैप ना, जो कि देखिए इसके बराबर है ना। तो प्रूफ हो गया ये वाला इक्वेशन भी। समझ गए आप? तो रिफ्लेक्शन के दौरान आप चीजों को वेक्टर के फॉर्म में इन 3 तरीकों से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है। अब अगर आप इसने एक चीज देखी है, इस चीजों को अगर आपने गौर किया है तो एक बड़ा ही अच्छा सा रूल आपको देखने को मिलेगा। और वो रूल क्या मिलेगा? देखिएगा रूल क्या मिल रहा है, गौर कीजिएगा। कहेंगे आप ऑन रिफ्लेक्शन, जब भी रिफ्लेक्शन हुआ तो आपने क्या देखा? प्लेन के पैरेलल दोनों में कंपोनेंट कैसा है? बिल्कुल सेम है ना। और प्लेन के परपेंडिकुलर दोनों में कंपोनेंट अपोजिट है ना, है कि नहीं। तो क्या कहेंगे? ऑन रिफ्लेक्शन फॉर आई कैप एंड आर कैप, आई कैप और आर कैप के लिए क्या है? तो आप क्या कहेंगे आप कि कंपोनेंट along surface रिमेन सेम, है ना। सरफेस के पैरेलल में जो कंपोनेंट है वो सेम है, बिल्कुल सेम है ना। और दूसरी बात क्या कहेंगे? तो कहेंगे कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू सरफेस का जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन है, नॉर्मल का डायरेक्शन है ना। इसमें क्या कहेंगे आप? ये देखिए ये है माइनस cos थीटा और ये है प्लस cos थीटा। तो क्या कर दिया मैंने?
रिवर्सेस, ठीक है। कंपोनेंट जो सरफेस के परपेंडिकुलर होगा वो उल्टा हो जाएगा, है ना, और कंपोनेंट जो मिरर के पैरेलल होगा वो बिल्कुल सेम रहेगा, ठीक है। तो जब भी आप रिफ्लेक्शन के साथ जुड़े हुए वेक्टर्स के क्वेश्चंस करना चाहें तो ये पॉइंट्स आपके लिए काफी यूजफुल होंगे, ठीक है। जैसे इसी क्वेश्चन का, इसी कॉन्सेप्ट का आपको मैं बेहतरीन इस्तेमाल दिखाता हूँ। एक देखिए, बेहतरीन इस्तेमाल देखिएगा। आपके सामने एक क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन है देयर आर थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर मिरर्स। क्या है, तीन मिरर्स है एक दूसरे के परपेंडिकुलर, ठीक है। जैसे कि आपके अपने घर के, अपने कमरे के किसी भी कॉर्नर पे गौर करें तो आप पाएंगे उस कॉर्नर से तीन दीवारें जुड़ी होती है ना। हो सकता है दो दीवार और एक फर्श हो सकता है दो दीवार और एक छत हो, है ना। तो इस तरह माने आप कि तीन सरफेसेस, तीन मिरर्स एक दूसरे से जुड़े हैं, ठीक है। एंड ए ray of light reflects through all the mirrors one by one, ठीक है। रे क्या है, पहले गिरी पहले सरफेस पे, वहां से रिफ्लेक्ट हुई, फिर गई दूसरे सरफेस पे, फिर वहां से रिफ्लेक्ट हुई, फिर रिफ्लेक्ट हुई तीसरे सरफेस से, है ना। ये तीनों सरफेस से रिफ्लेक्ट हुई, ठीक है। को सवाल क्या है, क्वेश्चन क्या है, फाइंड द एंगल बिटवीन, एंगल निकालना है किसके बीच का, आपको एंगल बिटवीन ओरिजिनल एंड फाइनल इमर्जेंट रे। सवाल समझ गए सब लोग। तीन मिरर एक दूसरे के परपेंडिकुलर, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि आपके घर के, आपके कमरे का जो एक कोना होता है, उस कोने पे जिस तरह से तीन सतहें, तीन सरफेसेस जुड़ी होती हैं, बिल्कुल उसी तरह से आप तीन मिरर माने। ये तीन मिरर एक दूसरे से जुड़ी हुई है ना, ठीक है। जैसे कि एक सतह आपका हो गया बोर्ड का, एक सरफेस हो गया आपका बोर्ड का, बाकी दो सरफेसेस के लिए आप यूं कह सकते हैं कि एक आपका ये सरफेस हो गया और एक आपका ये सरफेस हो गया। तो आप बिल्कुल देख सकते हैं दो कॉपियों का सरफेस और एक बोर्ड का सरफेस एक दूसरे से परपेंडिकुलर है ना, और तीनों को आप मिरर माने, है ना। और सवाल कहता है कि इस सिस्टम पे एक रे ऑफ लाइट इंटर किया, एक एक सरफेस से लगातार रिफ्लेक्ट होती गई और वहां से रे बाहर निकल गई, है ना। तो जो पहले रे आई थी ओरिजिनल इंसिडेंट रे, और फाइनली जो रे बाहर निकली फाइनल इमर्जेंट रे, उन्हें बीच का हमें एंगल चाहिए, ठीक है। देखते हैं, चलिए इस सवाल का सॉल्यूशन देखा जाए, ठीक है। इसको आप ज्योमेट्री से करने की बिल्कुल कोशिश ना करें। ज्योमेट्री से करने में आपको बहुत समस्या होंगी क्योंकि ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, आप उसका डायग्राम कॉपी पे बना ही नहीं पाएंगे, है ना। तो वेक्टर मेथड में जो हम लोगों ने अभी सीखा है उसका इस्तेमाल करके इस सवाल को देखो आप चुटकी में क्या सॉल्व करते हैं हम लोग। लेट्स सी सॉल्यूशन का था क्या है। मैंने कहा लेट द इंसिडेंट रे, the original incident ray is I वेक्टर। मैंने बोल दिया इसको I वेक्टर, और क्या लिखा मैंने इसको, देखिएगा मैंने लिखा इसको अल्फा I कैप प्लस बीटा J कैप प्लस गामा K कैप। ये आपका क्या है, ओरिजिनल इंसिडेंट रे है, ठीक है। ये रे पहले सरफेस पे टकराई, वहां से रिफ्लेक्ट हुई, है ना।
तो अगर मैं कहूं फर्स्ट रिफ्लेक्शन, तो जैसा कि आपको मैंने डायग्राम में दिखाया था और कहा था, आप यूं माने आपने बाएं हाथ का लेफ्ट हैंड में थंब, फर्स्ट फिंगर और मिडिल फिंगर को यूं अगर अरेंज करें तो आप कहेंगे ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है और ये आपका जेड एक्सिस है। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। ठीक है, तो अब देखिए ये हो गया आपका एक्स वाई प्लेन। इन दोनों फिंगर से मिलता हुआ प्लेन क्या बन गया? एक्स वाई प्लेन, है ना। इन दोनों से मिलता हुआ बन गया वाई जेड प्लेन, है ना। और इन दोनों से मिलता हुआ जाएगा जेड एक्स प्लेन, है ना। तो हमारे तीनों मिरर्स जो हैं ये तीन प्लेन फॉर्म कर रहे हैं, एक्स वाई प्लेन, वाई जेड प्लेन एंड जेड एक्स प्लेन। ठीक है, मैंने माना फर्स्ट रिफ्लेक्शन जो हुआ वो किससे हुआ? तो कहा हमने थ्रू एक्स वाई प्लेन, पहले एक्स वाई प्लेन से रिफ्लेक्शन हुआ। तो अब बताएं मुझे, अगर एक्स वाई प्लेन ये है, अगर एक्स वाई प्लेन ये है, तो क्या आपको इस एक्सिस में ऐसा कोई लाइन दिख रहा है जो एक्स वाई प्लेन से परपेंडिकुलर हो? बताएं। आप कहेंगे एक्स वाई प्लेन से परपेंडिकुलर तो होता है जेड एक्सिस, है ना। ठीक है, और रिफ्लेक्शन में रूल क्या था कि प्लेन के सरफेस के पैरेलल वाला कंपोनेंट सेम रहेगा और परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट उल्टा हो जाएगा, है ना। तो अब देखें, अगर एक्स वाई प्लेन से रिफ्लेक्शन हुआ, है ना, तो एक्स वाई प्लेन का पैरेलल क्या हो गया? एक्स और वाई, है ना। और एक्स वाई प्लेन के परपेंडिकुलर क्या हुआ? तो आप कहेंगे गामा के कैप। इसका मतलब जब रिफ्लेक्शन होगा तो कौन सा कंपोनेंट सेम रहेगा? तो आप कहेंगे एक्स और वाई कंपोनेंट सेम रहेगा और जेड कंपोनेंट उल्टा हो जाएगा। इसका मतलब जो पहला रिफ्लेक्शन के बाद जो रे आपकी बाहर निकलेगी वो क्या होनी चाहिए? कहेंगे आई और जे आपका बिल्कुल सेम रहेगा, इसमें किसी भी तरह का कोई बदलाव नहीं होगा और ये उल्टा हो जाएगा। मतलब क्या हो गया? गामा के कैप हो गया, राइट ना। ठीक है, अब आए सेकेंड रिफ्लेक्शन पे। ठीक है, अब आप आए सेकेंड रिफ्लेक्शन पे। तो सेकेंड रिफ्लेक्शन के लिए मैंने कहा रिफ्लेक्शन किससे हुआ? आपका वाई जेड प्लेन से हुआ। पहला रिफ्लेक्शन हुआ एक्स वाई प्लेन से, दूसरा किससे हुआ? वाई जेड प्लेन से। तो अब बताएं, अब जो दूसरे सरफेस पे रे गिरी है वो कौन सी रे है? क्या वो आई वेक्टर है? क्या वो आई वेक्टर है? तो कहेंगे नहीं, आई वेक्टर तो पहले सरफेस से रिफ्लेक्ट हो चुका है, तो आई वेक्टर का एग्जिस्टेंस खत्म हो चुका है। अब जो रे हमारे पास है वो कौन सी है? R1 वेक्टर, है ना। तो अगर ये R1 वेक्टर इस YZ प्लेन पे आके गिरेंगी तो आप कहेंगे YZ प्लेन के पैरेलल Y और Z होता है ना। जो X एक्सिस है वो इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, इसका मतलब अल्फा आई कैप इसके परपेंडिकुलर है। तो अगर अल्फा आई कैप परपेंडिकुलर है तो फिर से वही रूल इस्तेमाल कीजिए। आप क्या कहेंगे? आप कि प्लेन के पैरेलल के कंपोनेंट सेम रहेंगे और परपेंडिकुलर वाले रिवर्स हो जाएंगे। इसका मतलब कैसे होगा? तो कहेंगे अब जो R2 वेक्टर होगा ये क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे ये उल्टा हो जाएगा, माइनस अल्फा आई कैप हो जाएगा और बाकी सब बीटा जे कैप और माइनस गामा के कैप, ये जो का त्यों रह गया। ठीक है, तो आपने दो रिफ्लेक्शन भी करवा लिया, लेकिन करवाने कितने थे हमें? इन टोटल 3 करवाने थे। अब आए थर्ड रिफ्लेक्शन पे। ठीक है, तो अब आए थर्ड रिफ्लेक्शन पे। तो अब कौन सा प्लेन बच गया? ऊपर देखिए और लगाइए अंदाजा। एक्स वाई हो चुका आपका और वाई जेड हो चुका आपका, तो क्या बचा? अब बचा आपका है जेड एक्स प्लेन। शायद अब तक आप समझ गए होंगे कि किस फ्लो में क्वेश्चन बढ़ रहा है। तो अब बताइए जेड एक्स प्लेन पे जाने वाला वेक्टर कौन सा है? आप कहेंगे सिक वाला वेक्टर है, R2 वेक्टर है ना। कि क्या R2 वेक्टर? माइनस अल्फा आई कैप प्लस बीटा जे कैप माइनस गामा के कैप, है ना। तो अब बताएं जेड और एक्स से बनने वाला प्लेन कि पैरेलल कौन सा है? तो कहेंगे ये और ये आपका पैरेलल है और ये आपका परपेंडिकुलर है। फिर से वही रूल,
सरफेस के पैरेलल का कंपोनेंट एग्जैक्टली सेम रहेगा और सरफेस के प्लेन के परपेंडिकुलर में कंपोनेंट रिवर्स हो जाएगा। इसका मतलब अब जो R3 वेक्टर मिलने वाला है आपको या फाइनल इमर्जेंट रे फाइनल R वेक्टर जो मिलने वाला है आपको वो क्या मिलने वाला है, तो क्या कहेंगे x वाला कंपोनेंट सेम रहेगा, y तो इसके परपेंडिकुलर था तो ये उल्टा हो जाएगा, माइनस बीटा जे कैप हो जाएगा, ये वाला कंपोनेंट माइनस गामा के कैप ज्यों का त्यों रह गया। तो अभी आप इसको देखें और इसको देखें तो आप देखते ही तुरंत बोल सकते हैं कि ये तो भाई माइनस आई कैप है, और अगर ये भाई माइनस आई कैप है इसका मतलब बताएं कि इन दोनों वेक्टर के बीच में कितना एंगल आया। तो अगर ये दोनों डायरेक्शन अपोजिट हैं तो आपका इस क्वेश्चन में आंसर आ चुका है। आपका आंसर है पाई, या आप कहें आपका आंसर है 180 डिग्री। ठीक है, तो देखा आपने ये क्वेश्चन हमने कितनी आसानी से कर लिया जब हम लोगों ने वेक्टर के कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल किया है। आप प्योर ज्योमेट्री से पढ़ना चाहते तो आपको बहुत कॉम्प्लिकेशन होती। ठीक है ना, चलें अब कोई दूसरा एग्जांपल देखें या आगे कॉन्सेप्ट देखा जाए। तो देखें हमारा रिफ्लेक्शन से ही जुड़ा हुआ एक कॉन्सेप्ट कि जब रे ऑफ लाइट किसी सरफेस पे गिरती है तो रे अपना पाथ को बदल लेती है, आप सब लोग जानते हैं तो जब रे अपना पाथ को बदल लेगी इसका मतलब डायरेक्शन चेंज हो गया, मतलब रे डिविएट कर गया है। तो अगर रे डिविएट कर चुका है तो कितना डिविएट हुआ, एंगल ऑफ डिविएशन डेल्टा हम निकालना चाहते हैं। ठीक है, तो देखें ये रहा आपका एक प्लेन मिरर, ये रहा आपका एक नॉर्मल, एक रे ऑफ लाइट यू आ रही है रे ऑफ लाइट, और ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आपका है आई। जब रिफ्लेक्ट होगा तो रे यू निकल जाएगा है ना। आप जानते हैं कि ये एंगल बराबर होता है ना, तो ये एंगल भी आपका हो गया आई। ठीक है, तो अब बताएं रे यू जा रही थी ना, तो अगर मान लें आप कि ये मिरर नहीं होता, मिरर अगर अपनी जगह पे नहीं होता तो ये रे ऑफ लाइट स्ट्रेट निकल जाती है ना, ये रे ऑफ लाइट स्ट्रेट निकल जाती। इसका मतलब इस पाथ में अगर जाता तो आप कहते कि इसमें किसी भी तरह का कोई डिविएशन नहीं है, और अगर इसमें किसी भी तरह का कोई डिविएशन नहीं है मतलब डिविएशन 0 है। लेकिन क्या एक्चुअली रे जा पाई ऐसी? बिल्कुल नहीं, रे तो यूं चली गई, इसका मतलब पाथ चेंज कर लिया। तो जिस रास्ते पे उसको जाना था और जिस रास्ते पे वो जा रही है अभी, इसी दोनों के बीच के एंगल को आप कहेंगे एंगल ऑफ डिविएशन डेल्टा। आप कहेंगे रे इतना एंगल इस तरफ मुड़ चुका है। तो अभी के डायग्राम में क्या दिख रहा है ये कि ये एंटी क्लॉकवाइज घूम गया है ना, अभी के डायग्राम में ये एंटी क्लॉकवाइज घूम गया है। ठीक, और किसी डायग्राम में क्लॉकवाइज भी घूम सकता है। तो अभी इस डायग्राम में आप देख के बताएं कि जो एंगल ऑफ डिविएशन होता है ना, वो कितना हो रहा है, डेल्टा कितना हो रहा है बताइए। तो आप कहेंगे ये है आई, ये है आई, यहां से लेकर के ये पूरे लाइन की बात कहें तो एंगल आपका 180 डिग्री या पाई कहें, उस पाई में से ये दोनों को आप माइनस कर ले तो आपको ये मिल गया। इसका मतलब क्या है, ये है पाई माइनस 2i। ठीक है, पाई माइनस 2i, ये आपके डिविएशन का फॉर्मूला हो गया। ठीक है, आप थोड़ा सा इसको और करना चाहें एनालाइज तो आप कह सकते हैं कि मैं यहाँ पे एक ग्राफ ड्रॉ करना चाहूंगा, एंगल ऑफ डिविएशन डेल्टा वर्सेस आई। तो बताएं इस ग्राफ को देख करके, इक्वेशन देख के बताएं ग्राफ कैसा बनना चाहिए। ये अगर y एक्सिस है, ये अगर x एक्सिस है, तो x और y के बीच का ग्राफ कैसा बनना चाहिए आपका। आप कहेंगे स्ट्रेट लाइन y इज इक्वल टू mx प्लस सी, y इज इक्वल टू mx प्लस सी में जो बनाएंगे स्ट्रेट लाइन, वहां आप देखें y इज इक्वल टू mx, स्लोप कितना आपका है -2 है,
और प्लस सी कितना है तो पाई है। तो इंटरसेप्ट आपका पॉजिटिव है, इंटरसेप्ट आपका पॉजिटिव है ना। और स्लोप आपका नेगेटिव है, स्लोप आपका नेगेटिव है। इंटरसेप्ट आपका पॉजिटिव पाई है और स्लोप आपका नेगेटिव है, तो ग्राफ आपका यू बनेगा। ठीक है, कोई बता सकते हैं मुझे कि ये वाला पॉइंट जो इंटरसेक्शन का है इसमें डेल्टा तो इक्वल टू 0 हो जाएगा। डेल्टा अगर 0 हो गया तो आई की वैल्यू कितनी होनी चाहिए बताएं, तो ये पाई बाय 2 है ना। इसका मतलब अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस पाई बाय 2 हुआ तो रे में कोई डिविएशन नहीं होता है। ठीक है ना। जैसे कि अगर आप इसी में जो आपको दो स्पेशल केस मिल रहे हैं, वो स्पेशल केसेस क्या मिल रहे हैं, तो कहेंगे पहला स्पेशल केस मुझे ये मिल रहा है कि अगर लिखो आप नॉर्मल इंसिडेंस। ठीक है, तो बताएं नॉर्मल इंसिडेंस में रे ऑफ लाइट में कितना एंगल बन रहा है ना। यूजुअली बहुत लोग नाम देखते ही कंफ्यूज कर जाते हैं, सोचते हैं नॉर्मल का मतलब हो गया 90 डिग्री, तो 90 डिग्री का इंसिडेंस है। नहीं बेटा, 90 डिग्री का इंसिडेंस नहीं है ना। क्योंकि आप इंसिडेंस का जो एंगल होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, वो आप नॉर्मल से ही तो नापते हो, और अगर नॉर्मल पे ही रह गई है इसका मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस अभी 0 डिग्री है। तो आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस आई कितना है 0 है ना। तो बताएं आई अगर 0 हो गया डेल्टा कितना होना चाहिए बोलिए, तो डेल्टा आपका हो गया पाई है ना। डिविएशन कितना हो गया आपका पाई। ठीक है, तो क्या कहेंगे आप कहेंगे यहां पे क्या हो रहा है, रिट्रेसिंग ऑफ पाथ हो रहा है ना। रिट्रेसिंग ऑफ पाथ हो रहा है, इसका मतलब रे जिस पाथ पे आ रही है उसी पाथ पे एग्जैक्टली लौट जा रही है। इसका मतलब अगर कोई सरफेस किसी भी तरह का आप मान सकते हैं, स्ट्रेट माने, कर्व माने, किसी भी तरह का माने, है ना। अगर कहेंगे रे इसके ऊपर यूं आई है ना, तो रे रिफ्लेक्ट होकर के वापस ऐसे लौट जाएगी है ना। रे अपने पाथ को रिट्रेस करते हुए वापस लौट जाएगी है ना। तो आगे पूरी ऑप्टिक्स में जब भी किसी क्वेश्चन में आप ऐसा सवाल देखें कि रे रिफ्लेक्शन के बाद अपने पाथ को रिट्रेस कर रही हो, तब समझ जाएं कि उस जगह पे इंसिडेंस जो हुआ कैसा हुआ है, नॉर्मल हुआ है। ठीक है, अब दूसरा केस देखा जाए। दूसरे स्पेशल केस का नाम है ग्रेजिंग इंसिडेंस है। ग्रेजिंग इंसिडेंस का मतलब क्या हुआ, सरफेस के पैरेलल, और एंगल कहां से नापते हैं आप, नॉर्मल से। तो सरफेस की अगर ये पैरेलल है और आप नॉर्मल से एंगल नाप रहे हैं, इसका मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस आपका पाई बाई 2 हो गया है ना। तो अब बताएं अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस पाई बाई 2 है और आपकी डिवीजन का फॉर्मूला क्या था, पाई माइनस 2i, तो आई को पुट करें और बताएं डिवीजन कितना होगा। ऑब्वियसली डेल्टा हमारा 0 होगा। डायग्राम अगर बनाना चाहें तो कैसे कहेंगे, ये मान लिया मैंने कोई भी एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस का ये हुआ नॉर्मल। अब कहेंगे रे जो है सरफेस के टेंजेंशियली आई है ना, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस 90 डिग्री है, तो रे उसी लाइन पे आगे बढ़ जाएगी। मतलब इसमें किसी भी तरह का कोई डिविएशन नहीं आया। बात समझ गए आप लोग। ठीक है, कि डिविएशन के लिए ये फॉर्मूला हो गया, डिविएशन के लिए ये दो स्पेशल केस हो गया। ठीक है, कुछ एग्जांपल देखें हम लोग। जैसे मेरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या देखिएगा, फाइंड टोटल डिविएशन। ठीक है, दूसरा एंगल बिटवीन इंसिडेंट एंड
रिफ्लेक्टेड रे। ये दो काम करने हैं आपको, ठीक है। किसमें काम करना है? तो इसमें काम करना है, वो डायग्राम आपको यूं दिया हुआ है। आपको डायग्राम क्या दिया हुआ है कि दो मिरर्स एक दूसरे से यू इंक्लाइन है और जिनका एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन आपको दिया हुआ है 60 डिग्री, ठीक है। कहा गया है जो नीचे वाला हमारा मिरर है, ठीक है, इस नीचे वाले मिरर पे एक रे ऑफ लाइट यू आके गिर रही है, ठीक है। और जो रे ऑफ लाइट यू आके गिर रही है इसका हमारा ये एंगल आपको दिया हुआ है, चलिए मान लेते हैं 50 डिग्री, ठीक है। तो हमारा सवाल है कि टोटल डिविएशन कितना होगा और एंगल बिटवीन इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड रे क्या होगा, देखते हैं। तो देखिए आप, रे ऑफ लाइट अगर यहां से 50 डिग्री पे आई है तो अब बताएं ये एंगल कितना होना चाहिए? आप कहेंगे ये होना चाहिए 40 डिग्री होना चाहिए ना। अब रे ऑफ लाइट जब यहां से रिफ्लेक्ट हुआ तो यहां से रिफ्लेक्ट होकर के यहां पे आएगा ना। तो बताएं ये 40 डिग्री है एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो ये भी एंगल कितना हो गया आपका? 40 डिग्री हो गया। तो फिर ये कितना हो गया? ये आपका हो गया 50 डिग्री, है ना। तो अब बताएं इस वाले पॉइंट पे जो रे यहाँ गिरी है इससे यहाँ आपको ट्रायंगल बनता हुआ दिख रहा होगा। तो बताएं किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल को सम करने पर रिजल्ट क्या आता है? 180 डिग्री, है ना। 60 और 50 हो चुका है, मतलब 110 हो चुका है। इसका मतलब तीसरा एंगल कितना है? तो कहेंगे तीसरा एंगल 70 डिग्री होना चाहिए, है ना। तो अगर तीसरा एंगल अगर आपका 70 डिग्री है, इसका मतलब यहां से अगर मैं नॉर्मल ड्रॉ करूं तो ये एंगल बता सकते हैं कितना होना चाहिए? ये एंगल कितना होना चाहिए? 20 डिग्री होना चाहिए ना। और उसी एंगल पे रे फिर से यहां से रिफ्लेक्ट होकर निकल जाएंगी, है। तो कहेंगे ये दोनों एंगल दोनों बराबर है और कितना है? 20 डिग्री, ठीक है। तो डायग्राम हमारा हो चुका है कंप्लीट। अब आए अपने सवाल पे। तो जो पहला हमारा सवाल था टोटल डिविएशन। चलें पहले वाले पे आए तो बताएं पहले वाले के डेल्टा वन फॉर्मूला पाई माइनस 2i। हर केस में तो हर बार डिविएशन का फॉर्मूला ही ना होता है, पाई माइनस 2i। तो अभी के डायग्राम बताएं, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या दिख रहा है आपको? 40 डिग्री। तो अगर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस 40 डिग्री है तो ये हो गया पाई माइनस 2 इंटू 40 दैट इज इक्वल टू 100 डिग्री। और डायग्राम को आप देखें और मुझे बताएं कि रे किस डायरेक्शन में टर्न हुई है। तो आप कहेंगे रे यूं जा रही थी, रे देखिए यूं जा रही थी और यूं आ गई, इसका मतलब ये क्लॉकवाइज मुड़ी है ना, ये क्लॉकवाइज मुड़ गई है, राइट ना। और अब मैं कहूं दूसरा डेविएशन डेल्टा टू यहां देखा जाए, फिर से वही फॉर्मूला पाई माइनस 2i। तो पाई माइनस 2 इंटू बताएं एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना बोलेंगे आप? क्या आप 70 डिग्री बोलना चाहते हैं? बिल्कुल नहीं। कितना होना चाहिए? नॉर्मल से एंगल 20 डिग्री। तो आपका हो गया 2 इंटू 20, तो आपका आंसर आ गया 140 डिग्री, ठीक है। ये किस डायरेक्शन में है? तो आप कहेंगे ये भी हमारा देखिए आप क्लॉकवाइज ही है। तो चूंकि दोनों डिविएशन का डायरेक्शन बिल्कुल सेम है इसलिए डेल्टा नेट डिविएशन कितना हो गया? दोनों का आप ऐड कर लें, डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 दैट इज इक्वल टू 240 डिग्री। ये आपका फाइनल आंसर हो गया, है ना। 240 डिग्री का आपका टोटल डिविएशन है। तो हमारा पहला सवाल कंप्लीट हो गया, है ना। अब दूसरा हमें कहा गया था कि एंगल बिटवीन इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे, ध्यान रहे रिफ्लेक्टेड रे कौन सा वाला है? ये फाइनल है। जो रे यहां से बाहर निकल गई उसके बारे में बात हो रही है। तो फाइनल रिफ्लेक्टेड रे और इसके बीच का हमें एंगल चाहिए। तो क्या हम इस एंगल को डायरेक्ट 240 डिग्री बोल दें? ऑब्वियसली नॉट, बिकॉज एंगल बिटवीन टू लाइंस हमेशा छोटा वाला एंगल नापते हैं ना, हमेशा आप 180 से कम नापते हैं ना। अभी तो 240 है,
इसका मतलब डिविएशन जरूर 240 है, लेकिन इंसिडेंट और फाइनल इमर्जेंट रे का बीच का एंगल 240 नहीं बोला जाएगा। आप इस डायग्राम से फॉलो करें, इस लाइन को आगे एक्सटेंड करें, इसको आगे एक्सटेंड करें, तो आप कहेंगे ये या फिर ये, यही हमारा इन दोनों के बीच का एंगल है थीटा, जो सवाल में पूछा गया है। तो थीटा कितना बोलेंगे आप? तो कहेंगे ट्रायंगल दिख रहा होगा आपको, है ना, कि ट्रायंगल के सारे एंगल का सम कितना होना चाहिए? 180। चलिए ये एंगल हो गया कितना? थीटा। अब बताइए कितना एंगल है? तो कहेंगे प्लस 2 इंटू 40, फिर प्लस ये 20 था ना, ये भी 20 था ना, तो कितना हो गया? 2 इंटू 20, दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो एंगल थीटा इज इक्वल टू कितना होता है ये? 40 ये गया और 80 ये गया, तो कितना आया आपका? 60 डिग्री आपका आंसर हो गया, है ना। देख सकते हैं आप, 180 में से 40 माइनस कीजिए 140 होगा, उसमें से और 80 माइनस कीजिए 60 हो गया। तो ये आपका एक और आंसर हो गया। तो ये सवाल आप लोग समझ गए, ठीक है। इसी तरह का इस क्वेश्चन में देखा हमने कि दोनों डिविएशन का डायरेक्शन बिल्कुल सेम था, लेकिन कभी कभी आप ऐसे भी कंडीशन का सामना कर सकते हैं जिसमें डायरेक्शन ऑफ डिविएशन सेम ना हो, दोनों डायरेक्शन उल्टा हो। जैसे कि दूसरा क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है, एक मिरर रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ना, इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे एक रे ऑफ लाइट यूं आके गिरी, यूं आके गिरी, कितने एंगल पे? चलिए मैंने बोल दिया इसको 40 डिग्री पे, ठीक है। और अब मैंने कहा इसमें एक और मिरर है ना, एक और मिरर इस तरह से है कि ये रे ऑफ लाइट यहां से रिफ्लेक्ट होंगी, फिर इसके ऊपर जाएंगी, है ना, और फिर टोटल 2 बार रिफ्लेक्शन होगा, है ना। तो क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? फाइंड टोटल डिविएशन आफ्टर 2 सक्सेसिव रिफ्लेक्शन, है ना, 2 लगातार रिफ्लेक्शन के बाद टोटल डिविएशन कितना होगा, ये हमारा क्वेश्चन हो गया, ठीक है। आगे बढ़े सोल्यूशन में। तो देखिए आप, इस सवाल में ये एंगल दिया हुआ है, ये एंगल मान लेते हैं आपको दिया हुआ है 20 डिग्री, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। तो बताएं, यहां से जब रिफ्लेक्शन होगा तो रिफ्लेक्ट होने के बाद रे ऑफ लाइट यूं जाएगी, यूं जाएगी, है ना। तो बताएं, ये अगर 40 डिग्री है तो ये कितना? 50। ये कितना? फिर बोलेंगे आप 50, तो ये कितना? 40। तो ये एंगल आपका हो गया कितना? ये हो गया आपका 40 डिग्री, ठीक है। अभी आप यहां गौर से देखें तो आपको एक ट्रायंगल सा दिख रहा होगा, और अगर ये ट्रायंगल सा आपको दिख रहा है ना, तो ये 40 डिग्री है, ये 20 डिग्री है, तो बताएं ये एंगल कितना होना चाहिए? बोले टोटल एंगल 180 होना चाहिए ना। तो अगर ये 40 हो गया, ये 20 हो गया, इसका मतलब ये एंगल 120 हो गया, राइट ना। अभी आप देख पा रहे होंगे कि ये ऑब्ट्यूज एंगल हो गया। इसका मतलब अगर मैं यहां से नॉर्मल ड्रॉ करना चाहूं, नॉर्मल ड्रॉ कर दूं, तो ये एंगल 90 डिग्री हो गया, है। तो ये एंगल 90 डिग्री हो गया, इसका मतलब ये एंगल कितना हो गया? ये एंगल आपका हो गया 30 डिग्री, ठीक है। इसका मतलब रिफ्लेक्शन के बाद रे ऑफ लाइट यूं निकल जाएगी, ठीक है ना। तो इस तरह से एक रिफ्लेक्शन यहां हुआ, एक रिफ्लेक्शन यहां हुआ, ठीक है। तो बताएं, जहां पहली बार रिफ्लेक्शन होगा, है, उस जगह का डेल्टा 1 कितना बोलेंगे आप? आप बोलेंगे पाई -2 इंटू आई। क्या आई आप 40 बोलना चाहते हैं? बिल्कुल नहीं, 40 बिल्कुल नहीं। एंगल कहां से नापते हो आप? नॉर्मल से नापते हो। तो नॉर्मल से एंगल नापोगे तो ये एंगल कितना होना चाहिए? 50 ना। सो 2 इंटू 50, ये आपका आंसर हो गया 80 डिग्री, है ना। तो बताएं, रे को जाना था इस डायरेक्शन में
लेकिन रे चला गया इस तरफ, इसका मतलब किधर मुड़ गया, ये क्लॉकवाइज मुड़ गया। इसका मतलब ये डिविएशन 80 डिग्री का है, कैसा है, क्लॉकवाइज है। ठीक है, अब आए सेकेंड डिविएशन डेल्टा टू, इस जगह का डिविएशन 2 नंबर का रिफ्लेक्शन। यहां आप देखें, फिर से वही लिखे फॉर्मूला आप, पाई माइनस 2 इंटू आई कितना है 30 डिग्री, तो 2 इंटू 30 कितना हो गया रिजल्ट आपका 120 डिग्री, है ना। तो आपका 120 डिग्री का ये डिविएशन होगा। ठीक है, डायरेक्शन देखें आप इस बार, कहेंगे रे ऑफ लाइट को जाना इस तरफ था, रे ऑफ लाइट को जाना इस तरफ था, लेकिन ये इधर मुड़ गया। तो किधर मुड़ा बताएं, किधर मुड़ा बताएं, एंटी क्लॉकवाइज। तो पहला वाला था हमारा ना क्लॉकवाइज, सॉरी ये कैसा था हमारा, ये एंटी क्लॉकवाइज है ना ये, तो ये हमारा टर्न हुआ है कैसे, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो अभी आप देखें टोटल डिविएशंस अगर आप कैलकुलेट करना चाहें तो ऑब्वियसली जैसा आपको दिख रहा है, अभी आप कतई इन दोनों को ऐड करना नहीं चाहेंगे, है ना, क्योंकि अगर आप इनको ऐड कर देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, डायरेक्शन तो उल्टा है। इसका मतलब अगर आप कहेंगे नेट डिविएशन तो कहेंगे कैसे 120 डिग्री माइनस 80 डिग्री, है ना। मैंने इसको मान लिया पॉजिटिव, तो इसको आगे में हो क्या हो गया, ये नेगेटिव हो गया। तो रिजल्ट आपका कितना हो गया, आंसर आपका आया 40 डिग्री, 40 डिग्री आपका आंसर है ना। और कैसा रिजल्ट आपका आया है, पॉजिटिव आया ना। और पॉजिटिव किसको माना था आपने, एंटी क्लॉकवाइज को, तो आपका आंसर है 40 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। तो देखा हमने ये 2 एग्जाम्पल में टोटल एंगल ऑफ डिविएशन निकालने में, पहले वाले एग्जाम्पल में हमें ऐड करना पड़ा था, अभी वाले में हमें डिफरेंस करना पड़ गया। क्यों करना पड़ गया, क्योंकि पहले वाले में दोनों डिविएशंस सेम डायरेक्शन में थे, अभी वाले में दोनों डायरेक्शन डिविएशन के अपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए हमें डिफरेंस करना पड़ा। ठीक है, तो अभी आपके सामने है एक क्वेश्चन। अभी एक दूसरा क्वेश्चन देखें हम लोग, एक और क्वेश्चन देखें। जैसे हम लोगों ने कहा था नॉर्मल इंसिडेंस में रिट्रेस करता है पाथ, वैसा एग्जांपल देखें एक। चलिए एक क्वेश्चन देखें। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, 2 मिरर्स एक दूसरे से किसी खास एंगल पे, कितना एंगल पे नहीं दिया होगा। ठीक है, ये एंगल थीटा है ना। कहता है इफ ए रे इंसिडेंट्स ऑन 1 मीटर moving parallel to other mirror। समझे, पहले मिरर पे रे गिरा लेकिन मूव करते हुए दूसरी रे के दूसरी मिरर के पैरेलल। ठीक है, इफ a ray incidents on one mirror moving parallel to other mirror and after third रिफ्लेक्शन, तीसरे रिफ्लेक्शन के बाद इट स्टार्ट रिट्रेसिंग इट्स पाथ, है ना, अपने खुद के पाथ को रिट्रेस करना शुरू कर दिया, है ना। तो हमारा सवाल क्या है, देन फाइंड थीटा। सवाल समझ गए होंगे आप लोग। सवाल है 2 मिरर्स एक दूसरे से थीटा डिग्री पे इंक्लाइन। क्वेश्चन कहता है आप एक ऐसी रे का चुनाव करें जो रे किसी एक मिरर पे आके गिरे और इसके रिफ्लेक्शन के बाद दूसरे से रिफ्लेक्ट हो, फिर वापस पहले से रिफ्लेक्ट हो, टोटल हो गया 3 रिफ्लेक्शन। इस 3 रिफ्लेक्शन के बाद रे अपने पाथ को रिट्रेस करना शुरू कर दिया,
जिस पाथ से आया था उसी पाथ से वापस लौटना शुरू कर दिया। तो बताएं इस मिरर के बीच में एंगल क्या होना चाहिए। ठीक है, चलिए सॉल्व करें सवाल को। सवाल के डायग्राम के अकॉर्डिंग हमारे पास दो मिरर हैं। ये दोनों मिरर एक दूसरे से थीटा एंगल पे हैं। ठीक है, हमने कहा था आप एक रे लें, ऐसा एक रे लें जो फर्स्ट मिरर पे इंसिडेंट हो, दूसरे मिरर के पैरेलल हो, यूं आएगा रे। ठीक है ना, यहां से अब रे जब रिफ्लेक्ट होंगी, है ना, तो रिफ्लेक्ट होने के बाद यूं जानी चाहिए। तो आपका हो गया फर्स्ट रिफ्लेक्शन, ये हो गया सेकेंड रिफ्लेक्शन, रिट्रेस करना शुरू कर रहा है थर्ड पे, मतलब वापस लेके आना है मुझे फर्स्ट पे, है ना। जब मुझे वापस लेके आना है फर्स्ट पे और वहां से रे को अब रिट्रेस करना चाहिए, तो क्या आपको ध्यान है रिट्रेस करने का क्या कंडीशन होता है? रिट्रेस करने का कंडीशन क्या होता था कि नॉर्मल इंसिडेंस। इसका मतलब यहां से रे अब तीसरी बार में इसके नॉर्मल हो जाना चाहिए, तभी जाकर के इस कंडीशन को फॉलो कर पाएंगे। ठीक है, अब यहां से गिरने के बाद रे उसी रास्ते से वापस लौट गई। तो इस डायग्राम के अकॉर्डिंग मुझे एंगल पता करना है थीटा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। तो मान लिया अगर ये और ये पैरेलल हैं जैसा क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो ये एंगल कितना होना चाहिए? थीटा होना चाहिए। तो बताएं ये 90 माइनस थीटा, ये भी 90 माइनस थीटा, तो फिर ये कितना एंगल होना चाहिए? थीटा होना चाहिए, होना चाहिए ना। ठीक है, आगे देखिए। अब अगर मैं कहूं कि यहां से अगर मैं एक नॉर्मल ड्रॉ करूं ऐसा, तो यहां भी रिफ्लेक्शन का रूल फॉलो होना चाहिए ना। तो अगर ये रिफ्लेक्शन का रूल फॉलो होना चाहिए, इसका मतलब ये एंगल अगर मैं अल्फा मान लूं, तो फिर ये भी एंगल अल्फा होना चाहिए, होना चाहिए ना। तो अब देखें, अगर आपके पास ये डायग्राम है, ये ट्राइंगल है, तो इस फर्स्ट ट्राइंगल के अकॉर्डिंग आप क्या कहना चाहेंगे? थीटा प्लस ये कितना एंगल है? 90 माइनस अल्फा। ठीक है, प्लस 90 शुड बी इक्वल टू 180, राइट ना। इसका मतलब थीटा इज इक्वल टू अल्फा, इक्वेशन नंबर 1। अब देख लें 180 दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगा, राइट ना। अब देखिए आगे, तो आप कहेंगे इस डायग्राम में एक और भी ट्रायंगल बन रहा है हमारा, ट्रायंगल नंबर 2। ठीक है, इस ट्रायंगल नंबर 2 को देखें तो आप कहेंगे थीटा प्लस 2 अल्फा, अल्फा प्लस अल्फा प्लस 90 शुड बी इक्वल टू अगेन 180, राइट ना। अब इसको यहां इस्तेमाल कर लें, आप इसको यहां इस्तेमाल कर लें तो आप कहेंगे अल्फा प्लस 2 अल्फा इज इक्वल टू 90, सो अल्फा इज इक्वल टू 30 डिग्री। बात समझ में आ गई होगी सबको, है ना। एक बड़ा ही इसमें इंटरेस्टिंग रिजल्ट है। अब इस सवाल को वापस ट्राई करें। जैसे मैंने कहा कि थर्ड रिफ्लेक्शन के बाद ट्रेस किया, आप इस सवाल को दोबारा ट्राई करें, 2 रिफ्लेक्शन लेकर के, 4 रिफ्लेक्शन लेकर के, 5 रिफ्लेक्शन लेकर के, है। ठीक है, आप खुद से इन सवालों को सॉल्व करें। ठीक है, तो आप एक खास रिजल्ट पाएंगे। रिजल्ट क्या पाएंगे कि थीटा जो होगा वो 90 डिग्री बाय n होगा। इसका मतलब जितनी बार वो रिफ्लेक्ट किया होगा, है ना, ठीक है, उससे डिवाइड कर देंगे, वही हमारा एंगल आएगा। बात समझ गए? इसका मतलब बताइए क्या ये 4 रिफ्लेक्शन के बाद रिट्रेस करना पॉसिबल है? तो कहेंगे 90/4 इक्वल टू कितना हो गया? 90/4 इक्वल टू 22.5 डिग्री। तो 22.5 डिग्री अगर एंगल हुआ तो 4 बार रिफ्लेक्शन होने के बाद मतलब यूं जाएगा, यूं जाएगा, यूं आएगा, फिर इस पे जाएगा, है ना। तो इन सवालों को आप ट्राई करें। बस आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग और इससे आगे बढ़ेंगे।